हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एपी सर। हम आज क्लास 10th की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 एंड फिफ्थ है यानी कि पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7429। ठीक है, देखो इस पूरी जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर में सिर्फ तुमको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा और वो चारों क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो अच्छे से तो इस चैप्टर में हमको इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। अगर तुम 4 क्वेश्चन कर लेते हो, ये तो हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड एंड फोर्थ इस टाइप के 4 क्वेश्चन हैं। अगर ये चारों क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें इसके अलावा कोई सा दूसरा क्वेश्चन करने की इसके अंदर नीड नहीं है। इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुमको मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें देखो पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, गुणनखंड क्या होते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। अभाज्य संख्या में बता देता हूँ तुमको कि ऐसी संख्याएं जिसमें हम खुद से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग ना दे सके वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17 डैश 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 ऐसे चलती चली जाती है। ठीक है, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि जैसे कि 2, 3, 5, 7 तो बच्चे 9 को भी अभाज्य संख्या में ले लेते हैं। बच्चों देखो, 9 हमारा जो 9 अंक है ये सम विषम संख्या है। कौन सी संख्या है ये? विषम संख्या जरूर है लेकिन ये अभाज्य संख्या ये नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है ये इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मैंने अभाज्य संख्या की अभी डेफिनेशन तुमको बताई है कि ऐसी संख्या जिसके अंदर हम एक से और जो संख्या है उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से हम उसके अंदर डिवाइड नहीं कर सके, उसमें भाग हम नहीं दे सके, तो वो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब जैसे 9, 9 में हम खुद एक से भाग दे सकते हैं। 9 एक नाम 9। ठीक है, हम 9 के अंदर 9 से भी भाग दे सकते हैं, 9 एकम 9। और हम 9 के अंदर 3 से भी भाग दे सकते हैं। तो मतलब ये कि हम एक और 9 के अलावा, एक और 9 के अलावा हम 3 से भी इसके अंदर भाग कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए हमारी 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, 3, 5, 7 डैश 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 ऐसे चलती चली जाती है। ठीक, अब देखो मैं तुमको यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल भी बता देता हूँ क्योंकि आगे हमको इसमें डिवाइड करना है ना। भाजकता का नियम भी मैं बता देता हूँ क्योंकि हमको भाग देकर ही इसके टुकड़े करने हैं 140 के। तो देखो, 2 से भाग देने का ये नियम है कि अगर किसी संख्या 2 से भाग देने का ये नियम है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और अगर 8 आ जाए तो हम उस संख्या के अंदर 2 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, 3 से भाग देने का ये नियम है कि जो भी हमारे अंक दिए हुए हैं उन अंकों को अगर हम जोड़ लें, है ना, और जोड़ने के बाद में उनको प्लस करने के बाद में अगर ये 3 के पहाड़े में आती हो ये संख्या या 3 के मल्टीपल में आती हो तो हम इसमें 3 से भाग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15। ठीक है, तो 15 इसमें भाग हम दे सकते हैं कि नहीं? 1 और 5 को हम जोड़ेंगे, 1 + 5 तो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 3 के मल्टीपल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 15 के अंदर 3 से भाग दे सकते हैं। वैसे ही हो गया हमारा 18 भी हो गया, 21 भी हो गया। हाँ ये देखो 18 को अब तुम देख रहे होगे तो हम इसके अंदर 2 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो हम सिर्फ उसमें 2 से ही भाग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें
किसी दूसरी संख्या से भी हम उसके अंदर भाग दे सकते हैं, ठीक है। 5 से भाग देने का हमारा नियम क्या है? 5 से भाग देने का नियम ये है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 से भाग देने का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाता है तो हम उसमें 5 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी का देखेंगे, भाग दे देकर हम इसके अंदर देख लेंगे। 5 तक समझ में आ गया? ठीक है, इतना ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है 140। 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम हल करके लिखेंगे 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम इस तरीके से इस मेथड से इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो हम सबसे पहले 2 से ही भाग करेंगे इसके अंदर। अब देखेंगे 2 से भाग जा सकता है कि नहीं? इसमें बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हम इसमें 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे हम इसमें, 2 सते 14, 0 वैसा के वैसा ही। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 एंड एक यहाँ पर लग जाएगा, एक 0 के आगे, तो 10 हो जाएगा ये, और भाग देंगे तो 2 पंजे 10। अब इसके अंदर 2 से भाग नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अंदर अब 2 से भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इन अंकों को जोड़ लो, अगर जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग चले जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे हम तो 8 आ रहा है, और 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए ये 3 से भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 5 से भाग देने का ये नियम है कि अगर लास्ट में 0 या 5 आ जाता है तो हम उसमें 5 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर 5 से भाग दे लेंगे, आसानी से भाग चले जाएगा हमारा। 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35। अब हमारा 7 बच गया। 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, हमने यहाँ पर देखा अभाज्य संख्याओं को। 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 7 के अंदर हम 7 से ही भाग दे सकते हैं, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते। 7 एकम 7, जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, और जो हमारा 140 जो आया, इसके गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये इसको हमने अभाज्य संख्या के रूप में और गुणनखंड के रूप में लिख दिया। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि गुणा के रूप में टुकड़े हो गए इसके 140 के। देखो 140 इसके बराबर है, इक्वल टू का निशान हमने इसके अंदर लगाया है, इक्वल टू का चिन्ह हमने इसके अंदर लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि 140 और ये जो पूरा दिया हुआ है ये अपना दोनों आपस में बराबर है। देखो 7 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना जाएगा? 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो 140 के बराबर है ये। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें और अच्छे से इसको लिखना चाहें हम, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक। इतना हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे को हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो 140 को हमको इस मेथड से सोल्व करना है, और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखते हुए हमको इस तरीके से लिख देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखते हैं, अगर हमारा तरीका ये होता है लिखने का, तो हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस है। ये जो क्वेश्चन है या तो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा है, या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो आसानी से हमको 2 नंबर दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं हमारे 156, 3825, 5005 और 7429, इसको तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। खुद से कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये सारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मैं 4 क्वेश्चन करवाऊंगा 1.1 में। इन चारों में चारों के एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, और अगर इन चारों क्वेश्चन को तुम अच्छे से कर लेते हो तो इन चारों क्वेश्चन में से ही तुमको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे देखो हमारा जो एमपी बोर्ड का या कोई सा भी यूपी बोर्ड हो गया, चाहे राजस्थान बोर्ड हो गया, सभी में एनसीईआरटी लगी हुई है ना, एनसीईआरटी की बुक है। अब देखो एमपी बोर्ड में तो ऐसा होता है, जहाँ तक मुझे याद है कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है बाहर से, एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन है, तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। ना ही इसका नंबर चेंज होगा, ना ही कोई मेथड चेंज होगी, ना ही कोई प्रश्न में बदलाव होगा।
यही कॉन्सेप्ट, यही प्रश्न होगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। चलो मैं ये 5005 वाला क्वेश्चन भी मैं तुमको करके बता देता हूँ। देखो 5005 में हम 5 से भाग करेंगे। ठीक है, लास्ट में जीरो नहीं है तो 2 से भाग नहीं कर सकते। 5 और 5 10 को जोड़ेंगे, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो 3 से भी भाग नहीं कर सकते। लास्ट में 5 है तो हम इसमें 5 से भाग कर सकते हैं। जब 5 से भाग करेंगे हम इसमें, तो 5 एकम 5, 2 जीरो वैसा के वैसे ही, और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके अंदर हम 5 से भी भाग नहीं कर सकते भैया, तो फिर 7 से भाग करेंगे हम इसमें, 7 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, 7 का नियम ऐसा डायरेक्ट हम याद नहीं करना है हमको, 7 से तो हम भाग करके ही देखेंगे कि भाग इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। 7 से भाग हम जब इसके अंदर करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 10 है, 7 बार 7 तक भाग गया, 3 बच गया, 3 यहाँ लग जाएगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 21 हो जाएगा, 7 के 21, मतलब इसके अंदर 7 से हम भाग करके कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमको 7 से भाग कर देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 10 है ये, 7 तक भाग गया, 3 बच गया, इस जीरो के आगे लग गया। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 बच गया, इस एक के आगे लग गया, 7 या 21 हो गया। ठीक है, 7 से भाग चला गया। उसके बाद देखो अब हमको ऐसा देखो, सबसे हमको जब हम भाग देते हैं तो हमको सबसे छोटी संख्या को लेकर चलना है भाग देते हुए। ऐसा नहीं है कि हम पहले 7 से भाग कर लें, फिर 5 से कर लें, फिर 3 से कर लें, यानी कि हमको बड़ी संख्या से शुरुआत नहीं करनी है, हमको छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। जैसा कि हमने यहाँ 140 में किया था, 140 में लास्ट में जीरो था तो हमने 2 से शुरुआत करा था। हालांकि हम इसके अंदर 5 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर हमने देखा है कि 5 से भाग देने का नियम क्या, लास्ट में 0 या 5 है तो हम 5 से भाग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने 5 से भाग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको जब हम भाग देंगे तो हमको सबसे छोटी संख्या को लेकर चलना है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पर वापस से। अब वापस से हम इसमें 7 से भाग करके देखेंगे, तो 7 दूनी 14, 3 बज गया, 7 से भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है। फिर 7 के बाद अगला हमारा अभाज्य नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 11। 11 से भाग इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, और 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो जो हमारे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसमें सारी सिंगल डिजिट है तो इसमें घात वात लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। इसका क्या मतलब है, देखो हमको जो युग्म दिए हुए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखो पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की जो संख्या रहती है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो हमको जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं पूर्णांक के रूप में दिए हुए हैं, भैया 26 क्या है हमारा, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की ही तो संख्या है, 26, 91, 510, 92, 336, 54। तो ये जो युग्म दिए, युग्म मतलब जोड़े, जो पूर्णांकों के जोड़े दिए हुए हैं इनके हमको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, और LCM HCF निकालने के बाद में हमको इस बात की जांच करनी है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन सॉरी इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर में होते हैं या नहीं। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है, 3 या 4 नंबर के लिए अप्लाई नहीं होता है। और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये 10th एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अगर आगे तुम जाकर कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूँ तुमको, कि अगर हमारे पास संख्या है, मान लो A एंड B दो संख्याएं हैं, हमारे पास A एंड B दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर में होगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, तो हमको सवाल में भी यही पूछा है उसने। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है, ये इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हमको जांच करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, लेकिन सवाल में हमसे जांच करने के लिए बोला है, तो हम इसके अंदर जांच कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 और 91 का हमारे को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ये किस तरीके से निकालते हैं इसको हम करते हैं। देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लो अलग अलग से। लास्ट में 6 है, 2 से भाग चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो जो 26 है, 26 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 26 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 13 टू इंटू 13। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा 91 था, तो 91 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 91 के करेंगे हम, दो से भाग नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 0 या 2 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से भाग नहीं जा सकता क्योंकि 9 और 1 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से भाग दे के देखेंगे, 7 एकम 7, 7 के 21, बिल्कुल इसके अंदर 7 से भाग जा रहा है। 7 से भाग दे के देखिए, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21, फिर 17 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, सॉरी। ठीक है, 7 तिया 21। ठीक है, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है हमारी, तो 13 से भाग चले जाएगा, 13 एकम 13। तो जो हमारा 91 आया, 91 का भाज्य गुणनखंड क्या आया, 7 गुणा 13। 7 गुणा 13। अब देखो, अब हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ वो संख्या होगी हमारी जो दोनों के मल्टीप्लाई में कॉमन होगी। ठीक है, 96 और 26 और 91 के अंदर हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो दोनों में कॉमन आ रही है या दोनों में जो कॉमन आती है वो हमारी एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, तो 13 हमारे दोनों में कॉमन आ रही, तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा 26 और 91 का। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कैसे निकालना है हमको, एलसीएम एलसीएम हमको निकालना है कि जो हमारा जो 26 है, 26 के गुणनखंड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 गुणा 13, हम वैसा के वैसा ही लिख देंगे। अब हम 91 के गुणनखंड के पास आएंगे। 91 के गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 13, तो 13 ऑलरेडी हमारा इंक्लूड है इसके अंदर, तो हम इस 13 को नहीं लेंगे, 7 को ले लेंगे सिर्फ। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 जा 13 7 91, 91 देखो। अब हमको मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, बड़ी संख्या का कर लो आपस में। ठीक है, 13 7 91 और 91 दूनो 182। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 182 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम क्या जाएगा हमारा 182। अब हमको क्या करना है, जांच करना है कि भैया ये जो दो संख्याएं दी हुई थी हमको, 26 और 91, 26 और 91 दी हुई थी, इनका गुणनखंड इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर में होता है या नहीं। तो हम लिखेंगे संख्याएं हमारी है 26 इंटू 91 और इनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर में होता है या नहीं, ये हमको जांच करनी है। ये वैसे बराबर होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर में होता है। ठीक, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो 26 गुणा 91 या 91 बराबर एलसीएम क्या आया हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 13। अब देखो इसमें तुमको जो आसान लग रहा हो, नहीं एग्ज़ाम में कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट ये दोनों बराबर में बराबर होते हैं, ये बात फिक्स है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम के अंदर मैं तुमको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो तुमको इन दोनों में से जो भी आसान लगे उनका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि मेरे को 91 का पहाड़ा नहीं याद है, ना ही 26 का पहाड़ा याद है, मुझे मुझे 13 का पहाड़ा याद है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 13 दून 26 का 6, हासिल आया 2, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 106 का 106 का 6, हासिल आया 10, 13 एकम 13, 13 और हासिल का 10 23, तो क्या जाएगा ये 2366 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा भैया, ये भी कितना हो जाएगा 2366। अगर तुमको यकीन नहीं हो तो इधर साइड में कर सकते हो तुम, 26 गुणा
91, 26 गुना 91 करोगे तो 6, 2, 9 से गुणा करोगे तो 9 छंकी 54 का 4, हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 13, सॉरी 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ठीक है, 18 और 5 23, तो क्या हो जाएगा ये 6, 3, 2, 266 आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमको करना नहीं है, और अगर करोगे तो इसको रफ कार्य में करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब आ गया हमारा भैया बराबर LHS बराबर RHS आ गया, ठीक, तो ये सिद्ध हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। वैसे ही बाकी दो क्वेश्चन है 510, 92 एंड 336 और 54, ये तुमको खुद से करना है, जिसको पास होना है वो कर लेना, ठीक है। और अच्छे नंबर जिसको लेकर आना इस चैप्टर में से पूरे जिसको नंबर लेकर आना है वो भी इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो अभी जस्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें जिस तरीके से LCM और HCF निकाले थे वैसे ही इसके अंदर भी हम निकाल लेंगे। इसके अंदर क्या करना है, हमको तीन संख्या दी हुई है 12, 15 और 21, इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। इसी तरीके से 17, 23 और 29 है ना, 29 है, तो इसके अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 12 है ना, तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो लास्ट में 2 है, 2 से भाग चले जाएगा इसमें, 2 छंग 12, 6 है, 2 से भाग चले जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग चले जाएगा, 3 एकम 3, तो 12 जो है हमारा 12 का जो गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड वो क्या आया, 2 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद में 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम, 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, उससे बड़ी 3, 3 से भाग इसके अंदर चले जाएगा, क्योंकि 15 3 के पहाड़े में आता है, या 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग चले जाएगा, 5 एकम 5, तो 15 का मल्टीप्लाई इधर लिखेंगे हम 15 को, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक। अब उसके बाद में 21 का भी हम कर लेंगे इसी तरीके से, 21 का हम करेंगे, 3 से भाग इसमें चले जाएगा, 2 और 1 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 7 21, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। और इधर लिख लेंगे हम 21 को, देखो ये थोड़ा सही नहीं लिखाया है, इसको थोड़ा बीच में सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, एक लाइन में आ जाए जैसे इधर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा दूर, और ये ज़्यादा लंबी लाइन हमको नहीं खींचना है एग्ज़ाम के अंदर, ताकि हमारा जो इम्प्रेशन रहे एग्ज़ाम के अंदर वो अच्छा रहे, ठीक है, एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई बढ़िया लड़का है ये, ठीक। अब 21 का जो गुणनखंड आया वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक। अब हमको इसका क्या करना है, HCF निकाल लेते हैं पहले हम, ठीक है, दिख रहा है ना तुमको, ठीक। HCF निकाल लेते हैं, HCF हम निकालेंगे तो HCF कौन सी संख्या होती है जो तीनों में क्या हो, जो तीनों में हमारी क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा HCF हो जाएगा। अगर दो संख्याओं का HCF निकाल रहा है तो दोनों में जो कॉमन हो वो HCF हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 के अंदर 3 है, ठीक है, उसके बाद में 15 के अंदर 3 है, उसके बाद में 21 के अंदर भी कितनी है, 3 है, तीनों के अंदर 3 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, तीनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जब LCM निकालने की बारी आती है, हमारी LCM निकालने की बारी आती है, तो LCM में क्या करते हैं हम, कि जो हमारी पहली संख्या रहती है उसके अभाज्य गुणनखंड को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, जैसा कि तैसा उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा 12 का, चाहे तो तुम 15 का भी लिख सकते हो, 21 का भी लिख सकते हो, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं, ABCD के हिसाब से चलते हैं, पहले वाले के हिसाब से चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले नंबर में 12 आ रहा है इसलिए 12 वाले को ही हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3। अब आते हैं हम 15 के पास, तो भैया 15 का जो 3 है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो इस 3 को नहीं लेना है हमको, किसको लेना है, 5 को। उसके बाद में 21 के पास आएंगे तो 21 का जो 3 है वो ऑलरेडी आ चुका है, हमको क्या लेना है, 7 को, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखो अब हमको
यहाँ पर थोड़ी स्मार्टनेस अपनानी पड़ेगी गुणा करने के लिए, नहीं तो हम ऐसे ही बाकी जैसे करते हैं 3×5 = 35, 35 का फिर 3 में गुणा करो, 3 का फिर 2 में, फिर 2 का 2 में करो। हम थोड़ी स्मार्टनेस अपनाते हैं ताकि हमारा वैसे ही पहाड़े के तौर पर ही हम इसका आंसर बता सकें। देखो 5×7 = 35, ठीक है। 35 का पहाड़ा मुझे ऐसा बोल, 35 का गुना हम कर दो 2 में, ठीक है। अभी 3 को रहने दो, 2 में कर दो। 35×2 = 70, 70×2 = 140, ठीक है। 140 हो गया। 140 में इधर लिख लेता हूँ 140, और 140 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 14×3 = 42। कितना आ जाएगा? 14×3 = 42, यानी कि 420 हमारा। 14×2 = 28, 14×3 = 42। तो ये कितना जाएगा? हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम उत्तर में क्या लिख देंगे? उत्तर में एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ बराबर 3। हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने के लिए इसने बोला है, बाकी कुछ भी नहीं। इसी तरीके से 17, 23 और 29 का भी कर सकते हो तुम। अब देखो इसके अंदर 17, 23 और 29 के अंदर हमको दिख रहा है डायरेक्टली कि 17, 23 और 29 अपने आप में अभाज्य संख्या है तीनों अपने। चलो मैं इसको इधर करवा देता हूँ क्वेश्चन को। 17 का देखो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 के अंदर 17 से ही भाग जाएगा किसी दूसरी संख्या से। एक से हालांकि भाग जा सकता है, लेकिन एक से भाग दे के क्या ही कर लोगे तुम। एक से भाग दोगे तो वापस से 17 आ जाएगा, ठीक है। तो एक से भाग दोगे तो कोई डिवाइड ही नहीं होगा भाई। जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये को तुम एक लोगों एक में बांटोगे तो 100 रुपये आएंगे। तो उसमें क्या भाग हुआ? जिसका था उसी को मिल गया, ठीक है। तो 17 से हम भाग देंगे इसमें, 17×17। तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिख सकते हो तुम 17×1, ठीक है। 17×1 लिख सकते हो तुम। जब किसी भी संख्या के गुणा में कुछ भी नहीं होता तो उसके गुणा में 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 23 का कर लेते हैं हम। 23 का करोगे तो इसको कर सकते हो 23×23। इसी तरीके से 29 का होता है 29×29, ठीक है। अब इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ तीनों में एक कॉमन है तो एक आ गया आंसर। या जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तब भी एचसीएफ एक आ जाता है, ठीक है। अब वैसे अगर मैं इसको ×1 नहीं लिखता, वैसे ही लिख देता है कि 17, 17, 23, 23, 29, 29। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो वहाँ पर एक कॉमन रहता है, ठीक। और उसका एचसीएफ एक होता है, ठीक। अब इसका एलसीएम निकाल लो भैया। एलसीएम में थोड़ा गुणा लंबा करना पड़ेगा। 17×17, 17 को हम वैसा के वैसे ही लिखेंगे। इधर से हम 23 को उठाएंगे, इधर से हम 29 को उठाएंगे। करो मल्टीप्लाई। इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। 23 और 29 का मल्टीप्लाई कर लो इधर नीचे रफ कार्य में। जो भी तुमको आंसर शीट मिलेगी उधर उसके लास्ट पेज पर रफ कार्य करके तुमको सब कुछ ये करना है, ठीक है। रफ कार्य करके 23×29 करो, 9 से भाग दो, 9×3 = 27 का 7, हंसी लाया 2, 9×2 = 18, 18 और 3 18 और 2 20, 9×3 = 27 का 7, हंसी लाया 2, 9×2 = 18 और 2 20, ठीक है। फिर 2 से भाग करोगे, 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो क्या जाएगा? 7, 6 और 6। अब इसके अंदर वापस से हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 का पहाड़ा मान लो मुझे नहीं आता है तो मैं 7 से ही भाग दूंगा इसको। 7×7 = 50, 4, 7×6 = 42, 42 और 4 46 का 6, हंसी लाया वापस से 4, 7×6 = 42, 42 और 4 46, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 6, 6 वैसा के वैसा ही, 9, 7, 6 13, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 6, 4 10, 10 और 1 11। तो क्या जाएगा? 11×339। एक बार और देख लेते हैं हम सही हुआ कि नहीं हुआ हमारा मल्टीप्लाई। 9 को 9, 9×2 = 18, 9×3 = 27 का 7, हासिल है 2, 9×2 = 18, 18 और हासिल का 2 20, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 7, 6, 6, ठीक। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×7 = 50, हासिल का 4, 7×6 = 42, 42 और 4 46, फिर 7×6 = 42 और 4 46, मल्टीप्लाई बाय 7, 6, 6 जोड़ेंगे 9, 7, 6 13 का 3, हासिल है 6, 6 12 और 1 3, 4 10, ठीक। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 11,339, ठीक। आ गई बात समझ में? एलसीएम हमारा 11,339 आ जाएगा।
तो उत्तर में हमको लास्ट में लिखना है, उत्तर में LCM बराबर 11,339 और HCF बराबर क्या है, इससे बराबर ये। हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, लेकिन इससे हमको डरना नहीं है, हमारी जो मेथड है मेथड के हिसाब से हमको चलते चले जाना है। अब इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि HCF बराबर 9, HCF ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो मत देखो अभी, HCF बराबर क्या है 9, तो LCM ज्ञात करना है हमको। LCM क्या होगा, अब ये HCF किसका है, 9 किसका है, 306 और 657 ये जो दो संख्याएं हैं इनका है HCF 9, और LCM इन्हीं संख्याओं का हमको LCM ज्ञात करना है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तुमको कि भैया जब हमारे पास दो संख्याएं हो, मान लो A एंड B, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर में होगा, ठीक है। तो संख्याएं हमारी पास 306 और 657, तो हम इसको हल करके लिखेंगे, हल करके इसको लिखेंगे हम 306 गुणा 657 बराबर LCM गुणा HCF। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर में होता है। 306 गुणा 657, अब LCM मुझे नहीं पता, ठीक है, LCM तो मुझे निकालना है, तो LCM को वैसा कि वैसे ही रख दो। HCF मेरा दिया हुआ है 9, तो HCF की जगह 9 रख देंगे हम, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, LCM निकालना है, मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM को एक बराबर के उधर ही रखो, और जो ये 9 है ये इस 306 और 657 के बटे में आ जाएगा। कोई सी भी संख्या अगर गुणा में रहती है बराबर के इधर उधर जाती है वो, तो बटे में चली जाती है, ठीक है। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM, ये हमारा LCM आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, हम 9 से चाहे तो 657 भाग दे लो, चाहे तो 306 में दे लो, या चाहे तो 306 और 657 का पूरा गुणा कर लो, उसके बाद 9 से भाग कर लो, ठीक है। लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी कि 306 और 657 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद में हम 9 से भाग देंगे, तो ज़बरदस्त कैलकुलेशन हमारा बढ़ाएंगे हम। इससे बेहतर है कि हम 9 से पहले भाग कर लें और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 9 से भाग करेंगे हम तो देखो 9 एकम 9, 9 या 27 और 3 बच जाएगा 9 चुक 36, ठीक है। 9 या 27 और 3 बच जाएगा 9 चुक 36, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 34 इन मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो भैया, रफ कार्य जो दी हुई रहेगी उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे मान लो हम यहाँ कर लेते हैं अभी, 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या ऐसे कर लो 657 और 34 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई में, ये हमारा नियम होता है कि चाहे हम A का गुणा B में करें, चाहे B का A में करें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम 34 का 657 कर लेते हैं, 7 छंग 42 का 2, हासिल आया 4, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल आया 2, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 और हासिल का 2 22, 22 का 2, हासिल आया 2, 4 छंग 24, 24 और हासिल का 2 26, ठीक है। इधर क्रॉस करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल आया 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो 8 3 3, 9 और 2 11, 11 और 1 12 और 2, तो क्या जाएगा 22,338, ठीक है। तो हमारा जो LCM है वो क्या आ गया 22,338 हमारा LCM आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर में होगा। अभी रिसेंटली में एक एग्ज़ाम हुआ था RPF का, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिखे थे मुझे सेम कॉन्सेप्ट के, ठीक है।
तो 10वीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ें। अगर आगे चल के तुमको कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करना है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। देखो होता ये है कि मान अभी तो 10वीं का क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें संख्या दी हुई है और HCF दिया हुआ है, LCM पूछ लिया। अब इसके अंदर वो कुछ भी दे सकता है हमको, दो संख्याओं में से कोई सी एक संख्या दे देगा, LCM दे देगा, HCF दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, दूसरी संख्या निकाल लेंगे हम। हो सकता है कि वो LCM दे दे, HCF पूछ ले, ठीक है। कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है वो। हालांकि NCERT 10वीं में तो जो ये क्वेश्चन है, अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन आएगा 101%। इसके अलावा संख्या भी यही रहेगी, सवाल भी यही रहेगा, बदलाएगा भी नहीं कुछ भी, ठीक है। ये HCF ही पूछेगा वो, जिसे इसमें क्या पूछा है अभी, LCM, तो LCM ही पूछेगा वो, ठीक है। ना तो संख्या बदलाएगी ना ही सवाल बदलाएगा। HCF भी नहीं पूछेगा वो, LCM ही पूछेगा। क्योंकि जो बुक का सवाल रहता है वे उसी से पेपर बनता है। NCERT की जो बुक रहती है, खासकर MP बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जो आप लोगों की NCERT की बुक रहती है उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है इतना, हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया है पूरा, ठीक है। अगर ये देख लेना, कितनी 30-35 मिनट की वीडियो होगी, तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल।